हेलो हेलो हेलो, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है नानक बावन। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। लेकिन अब एक चीज़ है, इस वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके पहले मैंने जितने भी एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन दिए, वेदर इट्स सेल, देन उसके बाद मोशन, देन उसके बाद जो टिश्यू चैप्टर था, इन तीनों चैप्टर के जब मैं एनसीईआरटी चेक करता हूँ और जब स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं तो एक बहुत सिंपल सा कमेंट आता है कि सर वी आर नॉट गेटिंग यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। अब इसका जो एक सिंपल सा रीज़न हो सकता है वो ये होता है कि कभी कभी हम क्या गलती करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते। हम सोचते हैं एक काम करेंगे, ये 15-16 क्वेश्चंस कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चंस तो एग्जाम में आ ही जाएंगे, आ भी सकते हैं। लेकिन एक जो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे हर एनसीईआरटी के वीडियो के पहले रहती है वो ये रहती है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप पहले कॉन्सेप्ट समझो। अब जैसे ये जो सामने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो। सो पहली चीज जो मैं आपसे हमेशा कहूंगा और कहता रहूंगा वो ये है, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज की। तो अगर कॉन्सेप्ट कर लोगे तो कॉन्सेप्ट से एनसीईआरटी आपका फुल टोटल बन जाएगा, ठीक है। जो पॉज एंड पॉन्डर है वो भी इन टोटल बन जाएगा, और इसी के साथ साथ जो मैं एमसीक्यूज एमआईक्यूज करवाता हूं वो सब भी बन जाएगा। तो अगर हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर हमने कॉन्सेप्ट्स नहीं किए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें पहले लेक्चर्स देखने हैं, वन शॉट देखना है, डिटेल्ड वाला देखना है, जो आपकी मर्जी वो देखो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन पर जाएंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, मैंने आपसे छोटी सी बात कर ली। चलो, बहुत बढ़िया। अब पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस? चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्लास शुरू होने के पहले जब ये स्लाइड लगी हुई थी और मैंने इसको देखा तो ये तीनों में ना कुछ गलतियां थी। अब वो तीनों में गलतियां क्या, आप लोग कमेंट्स में बताओ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर 50-50 होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। मैं आपको पूरा प्रूफ करके बता देता हूं। देखो, मडी वाटर हेट्रोजेनस होता है, बिल्कुल सर। हेट्रोजेनस का क्या मतलब है? मडी वाटर हमें अलग अलग दिखता है सर, चीजें मुझे ऊपर नीचे दिखती है, ठीक है। मिल्क हेट्रोजेनस है, ठीक है। वैसे तो मिल्क कोलॉइड होता है, लेकिन यहाँ पे कोलॉइड का मतलब नहीं लिखा हुआ है, तो हमने कहा चलो ठीक है, हेट्रोजेनस है। उसके बाद ब्लड भी हेट्रोजेनस है, ठीक है। और आपका जो ब्रास है वो होमोजेनस है। ब्रास होमोजेनस क्यों होता है सर? क्योंकि ब्रास एक अलॉय होता है। अलॉय क्या होता है? मेटल और मेटल को जोड़ोगे तो अलॉय बनेगा, मेटल और नॉन मेटल को जोड़ोगे तो भी अलॉय बनेगा। कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो ये आपका जो इसका आंसर है वो डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मडी वाटर हेट्रोजेनस है, मिल्क हेट्रोजेनस है, ब्लड हेट्रोजेनस है, और जो ब्रास है वो होमोजेनस है। करेक्ट है सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं है सर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब जब आप इन तीनों को पढ़ोगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम दिख जाएगा। जैसे एयर है, तो क्या हम बोलेंगे एयर होमोजेनस होता है? नहीं सर, एयर में तो मेरे हिसाब से डस्ट पार्टिकल्स है ना। एयर इज नॉट होमोजेनस, एयर इज हेट्रोजेनस, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स तो है, गैस में डस्ट पार्टिकल्स है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। स्मोक भी नहीं होगा। तो अगर एयर नहीं समझ में आया तो स्मोक को देख लेना। उसके बाद ब्रास, सर अभी तो बताया ब्रास अलॉय होता है और होमोजेनस होता है, तो वो हेट्रोजेनस नहीं होगा। तो फर्स्ट को कट कर दिया, सेकंड को कट कर दिया। तीसरा वाला क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होमोजेनस, सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजेनस, मिल्क होमोजेनस। बस बात काट दी। चार में से एक ही तो गलत करना है, तो पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रोंज तो आपका होमोजेनस ही होता है। चलो ठीक है, डन है, डस्टेड है। ऐसे हमने एलिमिनेशन मेथड से भी कर लिया, और हमने जैसे फोर्थ को देखा, तो यार फोर्थ को देख के हमें बिल्कुल सही लगा, तो हमने फोर्थ पर टिक कर दिया, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। सो दिस विल बी अ वेरी क्विक क्लास, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, है ना। हम सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर शो द टिंडाल इफेक्ट? तो कौन सा टिंडाल इफेक्ट दिखा रहा है? एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स, यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब टिंडाल इफेक्ट क्या होता है सर? जब मान लो आपकी लाइट आई, पार्टिकल से टकराई, पार्टिकल ने कहा भाई तुम स्कैटर हो जाओ, तो मेरे को पाथ ऑफ लाइट दिखा, दिस इज व्हाट टिंडल इफेक्ट इज। कॉपर सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। स्टार्च एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर। तो ए तो मुझे मिल गया, तो सर इसका आंसर क्या होगा? ए एंड सी। सर ए एंड सी क्यों होगा? एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स में, हमेशा ध्यान रखना, एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स में टिंडाल इफेक्ट दिखेगा, और जो स्टार्च एंड वाटर है हमें इसमें भी आपका टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलता है। कॉपर सल्फेट एंड वाटर में नहीं देखने को मिलेगा, एसीटोन एंड वाटर में भी टिंडाल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सर क्यों नहीं मिलेगा? एक इसका सिंपल सा मैं आपको रीजन दे देता हूं। यहां पर आप देखना, दोनों लिक्विड्स हैं, करेक्ट है। तो जो पार्टिकल्स है वो तो बहुत ज्यादा माइन्यूट है, या फिर दोनों लिक्विड्स में हमें पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है। अपने दिमाग में क्या रखने कि यहाँ पे हमें पार्टिकल्स दिख नहीं रहे, पार्टिकल्स नहीं दिख रहे, जिसका मतलब है स्कैटरिंग नहीं हो रही। सर स्कैटरिंग नहीं हो रही मतलब जो पाथ ऑफ लाइट है वो नहीं दिख रहा,
मतलब पाथ ऑफ लाइट है वो नहीं दिख रहा, तो इसका क्या मतलब है कि जो टिंडाल इफेक्ट है वो नहीं हो रहा। ठीक है, लॉजिक ही तो था, आपके सामने मैंने बिठा के लॉजिक लगा दिया, बस दैट सेट, गिरने वाला था। ठीक है, क्लियर है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज थे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज एज अ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और अ कोलॉइड। अब मेरे से स्टूडेंट्स पूछेंगे सर सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, जैसे जब मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया और वो वेल डिजोल्व्ड हुआ, जिसमें जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है और जो सॉल्यूट है वो वेल डिजोल्व्ड है, तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। सर सस्पेंशन क्या होता है, पार्टिकल्स जब मैंने किसी लिक्विड में डाले, सॉल्वेंट में डाले, तो वो अनडिजोल्व्ड है, वो वहां पे सस्पेंडेड और कुछ समय बाद वो जाके बैठ जाते हैं। कोलॉइड क्या होता है, ना सॉल्यूशन बन पाया ना सस्पेंशन बन पाया, तो जो पार्टिकल साइज है वो बीच का रहता है, बस दैट्स इट। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये वर्ड्स और फ्रेजेस को हमें यूज करना है टेबल 5.2 में। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं। क्या करना है, देखो, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज लिखनी है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज लिखनी है और हमें कोलॉइड की प्रॉपर्टीज और इन तीनों के एग्जांपल्स लिखने हैं। इस टेबल में से, इस टेबल में से लार्ज साइज पार्टिकल्स रिमेन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्मॉल साइज पार्टिकल्स लेस देन 1 nm डायमीटर। तो जो मुझे पहली जो आपकी प्रॉपर्टी दिखी वो क्या दिखी, स्मॉल साइज पार्टिकल्स। क्या दिखा मुझे पहला, कि इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, स्मॉल साइज्ड है। क्या है, स्मॉल साइज्ड है। ठीक है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, लार्ज साइज होंगे, और जो कोलॉइड के होंगे वो ऑफकोर्स आपके मीडियम होंगे। करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, नहीं सर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद लेस देन 1 नैनोमीटर डायमीटर किसका होगा, आपके सॉल्यूशन का होगा, तो ये आप यहाँ पे सॉल्यूशन का लिख देना। मॉडरेट साइज किसका होता है, आपके कोलॉइड्स का होता है, तो यहाँ पे आप कोलॉइड्स लिख देना। ठीक है, उसके बाद ये कोलॉइड्स में आएगा। सेटल्स डाउन, ये आपका सस्पेंशन में आएगा। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है, मोर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर, ये आपका आएगा सस्पेंशन में। ठीक है, डज नॉट सेटल डाउन, किसमें सेटल डाउन नहीं कर रहे, सर आपके कोलॉइड में नहीं कर रहे हैं ना सेटल डाउन, है ना। स्कैटर्स लाइट, यस सर, कोलॉइड्स हो गया। सेपरेट्स बाय फिल्ट्रेशन, अब ये वाला मुझे बताना कि कौन सा सेपरेट कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, आपका जो सॉल्यूशन है वो हमें ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने जो कल की क्लास रिकॉर्ड की थी उसका पानी बचा हुआ है, तो देखो ये वाला जो पानी है, ठीक है, ये सॉल्ट वाटर था, बहुत अच्छे से वेल डिजोल्व था, तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये एक सॉल्यूशन है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये आपके सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। मिल्क कोलॉइड का होगा। सैंड इन वाटर, ये आपके सस्पेंशन का होगा। करेक्ट है, तो मैंने यहां से आपको पूरा बता दिया कि कौन सा कोलॉइड होगा, कौन सा सस्पेंशन होगा और कौन सा सॉल्यूशन होगा। करेक्ट है, डन है, डस्टेड है, जी हाँ सर डन है, डस्टेड है। ठीक है, अब बार बार मैं ये स्लाइड्स चेंज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जो मैं यहां लिखता हूं वो पिछली स्लाइड में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 95% चीजें मैंने आपको बता दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, अ केक रेसिपी यूजेस ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो भाई साहब केक बनेगा, बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, तो आपका जो केक बनेगा, सो नेमली 75 ग्राम्स ऑफ शुगर है फॉर 420 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर। तो बेसिकली जो आपका फ्लावर, बेसिकली क्या कहते हैं, आटा है ना, तो जो आटा मैदा आप जो भी केक में यूज करते हो, अब मैंने तो कभी केक बनाया नहीं, पर मैं केक खाने का शौकीन हूं, तो कभी आप मुझसे मिलोगे तो प्लीज एक केक लेकर आना। ठीक है, 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। करेक्ट है सर। एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो सब ग्राम 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 में दिख रहा है, कैसे करना है, देखो ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। तो पहले तो जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा वो कितने का बनेगा, देख लो सर, जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा वो कितने का बनेगा सर, 75, 420 और 5, तो ये कितना होगा, 80 प्लस 420, मतलब 500 ग्राम का बनेगा। तो अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है। सर कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अगर मुझे हर जगह ग्राम ग्राम दिख रहा है तो अब जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी उनको पता चल जाएगा कि हमें मास बाय मास को इस्तेमाल करना है। सर मास बाय मास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में आपको 100 करना है, इनटू में आपको 100 करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इनका कंसेंट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो मास ऑफ सॉल्यूट पहले लो 75 का, ठीक है, सॉल्यूशन कितना है, अब हमेशा ध्यान रखना सॉल्यूशन आपका 500 ग्राम है। ठीक है, ये किया मैंने सर 500, ये हो गया आपका इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये ऐसे चले गया, 5 1 जा, अब ये 75 जब मैं 5 से करूंगा, 5 1 जा 5 बचा 5 5 5 जा 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 15%। ठीक है,
ये कितना आ जाएगा आपका 15%। अब मैंने ये डिवीजन क्यों किया, क्योंकि मैं गलत नहीं करना चाह रहा हूँ। उसके बाद कितना था 420, तो 420 डिवाइड बाय कितना 500 इंटू में 100 कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, जी हाँ सर बिल्कुल करेंगे। 5 8 ज़ा इज आपका 40, ये बचा 20, 5 4 ज़ा 20, ये कितना हो जाएगा आपका 84%, करेक्ट है। उसके बाद तीसरा कौन सा था 5 ग्राम्स, तो क्या 5 ग्राम्स वाला आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्या कर लोगे मुझे बता दो, क्या मुझे बता दो, आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, करेक्ट है सर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं सर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने मैंने कर दिया है, ठीक है, और कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो कंसेंट्रेशन था उसको हमने ऐसे एक्सप्रेस किया, तो हमेशा 75 डिवाइड बाय 500 किया, 420 डिवाइड बाय 500 किया, इंटू 100 आपको सब में करना है, तभी आपका परसेंटेज निकल पाएगा, ठीक है। चलो डन है, डस्टेड है, क्लियर है, जी हाँ सर डन है, डस्टेड है, क्लियर है। अब उसके बाद जो ब्रास है, अब अगर आपने फिर से मैं बोल रहा हूँ लेक्चर देखा होगा तो 70% कॉपर बाय मास है, ठीक है। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास। तो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूंगा कि एक ब्रास में, ठीक है, समझना कि ब्रास में ये बहुत कॉमन सेंस का आंसर होगा, ठीक है। एक ब्रास में क्या होगा, एक सेकेंड आई विल राइट इट मोर नाइसली। हाँ, एक ब्रास में आपका कितना है 70% कॉपर है, ठीक है, और आपका क्या रहता है, आपका जिंक प्रेजेंट रहता है। तो कितना जिंक होगा सर आपका, ऑब्वियसली 30% होगा, है ना। अगर मान लो 100 में से 70% आपका ये है कॉपर है, तो जिंक कितना होगा 30% होगा, वेरी ऑब्वियस, इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं थी। तो अब हमें क्या करना है, 120 ग्राम ऑफ ब्रास में कितना कॉपर है एंड आपका कितना जिंक प्रेजेंट है, ये हमें निकालना है। अब सर ये तो बहुत बच्चों वाली चीज हो गई, तो हमें क्या करना है, हमें 70% ऑफ 120 करना है, हमें 70% ऑफ 120 करना है एंड हमें 30% ऑफ 120 करना है, ठीक है। क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जी हाँ सर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें जो एक छोटी सी ट्रिक हमने यूज करी, नॉट ट्रिक, बस जो हमने कॉमन सेंस यूज किया वो ये था कि यार अगर 70% आपका कॉपर है, कितना कॉपर है 70% कॉपर है, तो जो आपका जिंक होगा वो कितना होगा 30% होगा। तो अब हमें बताना है कि भाई साहब जो क्वांटिटीज है वो मतलब कितना कॉपर होगा और कितना जिंक होगा, तो क्या करोगे, यही तो 70% ऑफ 120 एंड 30% ऑफ 120 दोनों को सॉल्व करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। जो भी आंसर होगा उसमें लिखना कि सर कॉपर की क्वांटिटी इतनी थी और आपकी जिंक की क्वांटिटी इतनी थी, दैट्स इट। दो न्यूमेरिकल से हमने फटाफट सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको हमेशा से एक चीज बोलूंगा, जनरली क्या होता है, जो आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वन शॉट में ही सारे क्वेश्चंस आंसर को कवर कर लेंगे, बट व्हाई आई डू दिस सेपरेटली, बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स जो शायद कभी बुक से पढ़ रहे हैं एंड जिनको सेपरेटली ये चीज चाहिए। तो मैं ना आज भी आपसे एक चीज बोलूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारी चीजें लिखी, मैं अगर हर एक लाइन को पढ़ने बैठा ना तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। सो वी आर हियर फॉर द कॉन्सेप्ट, आप वीडियो पॉज करो, जो लिखा है वो पढ़ो और मेरा कॉन्सेप्ट सुन के जाओ, एग्जाम में फुल नंबर आ जाएंगे। कितने फुल नंबर आ जाएंगे, चलो। द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर, मतलब 910 ग्राम। इफ दिस ऑयल इज मिक्सड विद वाटर विल इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर। बड़ी सिंपल सी बात है। अब मान लो अगर ये नहीं भी दिया होता तो आपको क्या सोचना है, क्या सुनना है कि क्या अगर मैं पानी में तेल को डालूंगा तो वो क्या सेपरेट लेयर बनाएगा, जी हाँ सर बिल्कुल बनाएगा। इफ सो विच सब्सटेंस विल बी ऑन टॉप, ऑफ कोर्स आपका जो ऑयल होगा वो टॉप पे रहेगा। हाउ विल यू सेपरेट द 2 लेयर्स, ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द apparatus यूज्ड। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर, मतलब 910 ग्राम वहां पे लिखा रहता है, ठीक है। इफ दिस ऑयल इज मिक्सड विद वाटर, तो बस इतना अपने दिमाग में रखो कि अगर मैंने ऑयल और पानी को मिक्स किया तो क्या वो सेपरेट लेयर बनाएगा। पहली चीज लिखना है यहाँ पे, यस वो सेपरेट लेयर बनाएगा, करेक्ट है। अब वो सेपरेट लेयर क्यों बनाएगा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो उनकी डेंसिटीज है वो क्या है, वो डिफरेंट है, नॉट कम है, जो उनकी डेंसिटीज है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जो ऑयल है, तीसरा ऑयल ऊपर रहेगा, विल बी ऑन टॉप, क्योंकि जो ऑयल की डेंसिटी है वो कम है, तो जिसका वजन कम होता है वो ऊपर रहता है, जिसका वजन ज्यादा रहता है वो नीचे रहता है। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है। तो यहां पे जो चौथा लिखना कि वाटर विल बी एट द बॉटम, है ना, विल बी एट द बॉटम, तो वो आपके नीचे रहेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है सर, हम हमेशा बोलते हैं जो आपका ऑयल है
जो आपका ऑयल है और आपका जो पानी है वो इमिसिबल लिक्विड्स है। क्या है सर? ये दोनों आपके इमिसिबल लिक्विड्स है, मतलब जो पानी है और जो ऑयल है वो कभी भी आपका मिलेगा नहीं, वो सेपरेट लेयर्स बनाएगा। सो वी ऑफनली से दैट ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि जो ऑयल एंड वाटर है वो हमेशा सेपरेट लेयर बनाएगा और वो कभी भी मिक्स नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि ऑयल एंड वाटर इज एन इमिसिबल लिक्विड, वो इसका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को लिख देनी है, आपका आंसर बढ़िया से हो जाएगा। अब हम कैसे इनको सेपरेट करेंगे? एक आपका सेपरेटिंग फनल आता है, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के देखना, एग्जाम्पल देखना, मेरे लेक्चर्स देखना, सब पता चल जाएगा। तो वो अपैरेटस है, सॉरी नॉट अपैरेटस, इट इज बेसिकली अ सेपरेटिंग फनल। तो जैसे मान लो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे तेल है, मैंने मान लो नल को लगाया, ठीक है, लेम एग्जाम्पल, मैंने नल को लगाया, पानी बहा बहा बहा, जैसे ही पानी रुक गया मैंने नल को बंद कर दिया, तो पानी सेपरेट हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया। तो ये कैसे होता है? आपका एक सेपरेटिंग फनल से होता है। किससे होता है सर? एक आपका सेपरेटिंग फनल से होता है। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, तो जो पूरा आंसर था वो यही था, बस दैट्स इट, कि पहला आंसर होगा यस, आपका डेंसिटीज का डिफरेंस है, ऑयल विल बी ऑन द टॉप, वाटर विल बी एट द बॉटम, क्योंकि जो ऑयल है वो लाइटर है तो ऊपर होगा, पानी हेवियर है तो आपका नीचे होगा, और हम इसको सेपरेटिंग फनल से अलग अलग करते हैं, है ना। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लिख लिया था ना। ठीक है, अब ये आपका प्रॉपर आंसर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे? दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, जो मैंने आपको बताया कि हम एक सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करेंगे। वी विल बी यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द फनल एंड अलाउड टू सेटल, जो मैंने आपको बताया था कि बस हमें उस फनल को खोलना है सर। ठीक है, जो नल का है उसको खोलना है, पानी निकल जाएगा, जैसे ही ऑयल आने लगे रोक देना, पानी अलग ऑयल अलग। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या लिखा था? ऑयल विल फ्लोट ऑन टॉप, जो मैंने आपको बताया था, हैज अ डेंसिटी ऑफ, ठीक है, ओके, मतलब 1000 ग्राम पर लीटर। द ऑयल पैक इंडिकेट्स वेट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो ऑयल का वेट है वो दिया है 910, और जो पानी का होता है वो कितना दिया है यहाँ पे? 1000। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो लाइटर है वो ऊपर होगा, जो हेवियर है वो नीचे होगा। ठीक है, तो मतलब ये 910 को हमने लाइटर बोल दिया, और जो पानी का 1000 है हमने उसको हेवियर बोल दिया, जो कि हम बोलेंगे भी। ठीक है, इतना टाइम देने वाला क्वेश्चन ये नहीं था, बट स्टिल मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिबिट द टिंडाल इफेक्ट। यस, वेरी करेक्ट, सॉल्यूशन नहीं करता है, क्योंकि देखो जिसमें हमेशा एक चीज समझो, जब पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो टिंडाल इफेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि वो कोर कॉन्सेप्ट है उस चीज का। द पार्टिकल इन सॉल्यूशन आर larger than 100 नैनोमीटर, सो दे कैन नॉट स्कैटर लाइट। सो दे कैन नॉट स्कैटर लाइट, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जो सॉल्यूशन है उसमें इतना तो लार्जर नहीं होता है, इतना तो लार्जर नहीं होता है। तो A इज ट्रू बट R इज आपका फॉल्स। यस, आई एम राइट दिस टाइम कि A आपका ट्रू है, R आपका फॉल्स है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल सा है, ये गलत दिया हुआ है, ये बहुत गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका सही क्या होगा आप मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, चलो सर, डन है, डस्टेड है। रीजन बड़ी सिंपल सी बात है, द असर्शन इज ट्रू बिकॉज ट्रू सॉल्यूशन हैव यूनिफॉर्म अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट स्कैटर लाइट पाथ्स। जो मैंने आपको बोला, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, तो पाथ नहीं दिखेगा, तो टिंडाल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हाउएवर द रीजन इज कंप्लीटली फॉल्स बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन आर एक्चुअली स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर सी बात है। अब क्या होता है ना, जब हम कभी पीपीटी बनाते हैं तो ये वाली ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, लेकिन मैं खड़ा हूं ना आप लोगों के लिए, बस बात खत्म। चलो नेक्स्ट अब क्या था सर? हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर गिवन इन टेबल 5.3? OMG, वेयर इज 5.3? ठीक है, मेंशन द रीजन फॉर चूजिंग योर मेथड इफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, एक्सप्लेन व्हाई। तो कहा गया टेबल, ये रहा सर आपका टेबल। ठीक है, अब इस टेबल में मैं आपको फटाफट से चीजों को बता दूंगा। देखो, मड फ्रॉम मडी वाटर, अगर मान लो मडी वाटर है मतलब मिट्टी वाला पानी है और हमें उसमें से मिट्टी को निकालना है, तो हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? फिल्ट्रेशन। तो सर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है सर? फिल्ट्रेशन का, मड इज अ सस्पेंशन कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स दैट गेट ट्रैप्ड एज रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर व्हाइल वाटर पासेस थ्रू। अब मैंने बोला मैं मड को पानी से अलग करूंगा फ्रॉम मडी वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो सर फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? सर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि मैंने एक बेसिकली छन्नी टाइप्स लगाया। मम्मी अगर आपके घर पे छन्नी यूज करती होगी तो छन्नी में क्या होगा, जो पानी है वो नीचे चला जाएगा और जो मड है वो ऊपर आ जाएगा। तो व्हाट इज फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन, तो मैंने बोला
मड फ्रॉम मडी वाटर को मैं अलग करूंगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब सर, मतलब कि मैं एक छन्नी लगाऊंगा तो पानी निकल जाएगा, मड रह जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड, अब जिस स्टूडेंट को सेंट्रीफ्यूगेशन पता होगा वो आगे बढ़ जाएगा, 5 सेकंड मेरी वीडियो को आगे कर लेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब होता है सर? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। क्या लगती है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जिससे क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल्स है वो बाहर जाके ट्यूब में बैठ जाते हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर रहते हैं, वो टॉप पे रहते हैं। तो ये बेसिकली लिक्विड से सॉलिड को अलग कर देता है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम प्लाज्मा को ब्लड से अलग करेंगे। क्या करेंगे? हम प्लाज्मा को ब्लड से अलग करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से। मतलब प्लाज्मा और ब्लड है, हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया है ना, मतलब प्लाज्मा को हम ब्लड से अलग करेंगे। समझना, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है सर? आपका 55% होता है आपके ब्लड में। तो जब हम प्लाज्मा को ब्लड से अलग करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे सर? सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब क्या है सर? हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे तो जो आपका हेवियर पार्टिकल है वो बाहर चला जाएगा, जो हेवियर सब्सटेंस है वो बाहर चला जाएगा, और जो लाइटर है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। दैट्स इट। ब्लड कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज, बिल्कुल जो हमने पढ़ा था कि अलग अलग उनकी डेंसिटीज रहती है। स्पिनिंग द सैंपल एट हाई स्पीड फोर्सेज द हेवियर ब्लड सेल्स टू सेटल एट द बॉटम, सेपरेटिंग देम फ्रॉम द लिक्विड प्लाज्मा। जो मैंने आपको बताया था, जो सॉलिड है वो अलग करेगा आपका लिक्विड से, ठीक है। तो भाई साहब सेंट्रीफ्यूगेशन, तो प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड हम सेंट्रीफ्यूगेशन से करेंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट अप, नैप्थलीन एंड सैंड। तो हम यहां पे सब्लिमेशन करते हैं। सब्लिमेशन का क्या मतलब है? सॉलिड से सीधा वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? सॉलिड से सीधा वेपर बन जाएगा। तो अगर मुझे कभी सैंड और नैप्थलीन को अलग करना है तो मैं जब थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, अब इसका क्या मतलब है सर? मैं नैप्थलीन और आपके सैंड को अलग करूंगा सब्लिमेशन से। इसका क्या मतलब है कि जो नैप्थलीन बॉल्स है वो और सैंड का एक मिक्सचर है, मैंने उसको जलाया तो जो नैप्थलीन था वो उड़ गया, वो वेपराइज हो गया। क्या हो गया? वो वेपराइज हो गया, करेक्ट है, वो वेपराइज हो गया। और जो सैंड था वो नीचे के नीचे रह गया। अब वो वेपराइज होके आपका कूल डाउन करेगा और वो फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो बेसिकली सैंड यहां हो गया और आपका जो नैप्थलीन था वो वहां हो गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। यही चीज आपकी यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। यही चीज आपकी यहां पे लिखी हुई है। चॉक एंड कॉमन सॉल्ट, डिसोल्यूशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन, ये तीनों को आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, सिर्फ इवेपोरेशन करोगे तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पानी है उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो इवेपोरेट करेगा उस रेट पे बेसिकली, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उड़ जाएगा और जो आपका सॉल्ट है वो रह जाएगा, ठीक है। ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, जो कोर कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। ऑयल फ्रॉम वाटर, अभी पढ़ा था ना, अभी जस्ट पढ़ा था ना, एक सेपरेटिंग फनल है, ऑयल ऊपर होगा, पानी नीचे होगा। मैंने एक सेपरेटिंग फनल को लगाया तो पानी निकल जाएगा, जैसे ही ऑयल आने लगा उसको रोक देना तो पानी निकल गया, ऑयल रह जाएगा। हाँ, करेक्ट, सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा सर? जो ऑयल है वो पानी से अलग हो जाएगा, करेक्ट है। चलो बढ़िया। पिगमेंट ऑफ अ फ्लावर, इसको हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी से। तो व्हाट इज सर पेपर क्रोमेटोग्राफी? ये वाला आपको डिफरेंट प्लांट पिगमेंट्स हैव यूनिक रेट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड माइग्रेशन स्पीड अक्रॉस अ क्रोमेटोग्राफिक पेपर स्ट्रिप व्हेन स्वेप्ड बाय अ मूविंग सॉल्वेंट। अब एक सजेशन है, हर चीज हम आंसर्स में नहीं समझ सकते हैं, सो यू हैव टू स्टडी पेपर क्रोमेटोग्राफी फॉर दिस, ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट हियर टू टीच पेपर क्रोमेटोग्राफी फिर से, बिकॉज इट विल टेक 15-20 मिनट्स। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था वी आर हियर टू डिस्कस फटाफट से आंसर्स, कि भाई क्या होंगे। बढ़िया से आंसर्स लेकर आया मैं, बढ़िया से, है ना। ऑयल फ्रॉम वाटर सर, सेपरेटिंग फनल, पिगमेंट ऑफ अ फ्लावर, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत की बात तो नहीं सर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते क्या है। टू मिसिबल लिक्विड्स। अब मिसिबल लिक्विड्स का क्या मतलब होता है? देखो, मिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है, मैंने एक लिक्विड से पूछा मिलेगा, बोला हाँ मिलूंगा। मैंने दूसरे लिक्विड से बोला मिलेगा, बोला हाँ मिलूंगा। तो जब दोनों लिक्विड्स मिल गए एक दूसरे के साथ, वो हुए आपके मिसिबल लिक्विड्स। वो क्या हुए? आपके मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो ए एंड बी आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। तो दो लिक्विड्स हैं, ए एंड बी को मैंने मिक्स कर दिया तो वो आपका मिक्सचर बन जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो, जो ए का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है सर? 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब टेम्परेचर 60 डिग्री पे पहुंचेगा तब ए क्या करेगा? बॉइल करेगा और इवेपोरेट करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज 90 डिग्री, और जो बी का आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है सर? आपका 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
सजेस्ट अ मेथड टू सेपरेट देम, ऑल्सो ड्रॉ लेबल डायग्राम। अब यहां पे हम यूज करेंगे आपका डिस्टिलेशन का। तो डिस्टिलेशन क्या कहता है सर? डिस्टिलेशन क्या कह रहा है कि दो लिक्विड्स में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उड़ जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो रह जाएगा, बशर्ते जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होना चाहिए। बशर्ते दोनों का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो डिस्टिलेशन ने क्या कहा? दोनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पे ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, मतलब ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब ए का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर कम है और उस टेम्परेचर पे वो बॉइल करेगा और इवेपोरेट करेगा। करेक्ट है? तो इन दोनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ए विल इवेपोरेट, बी विल रिमेन। ठीक है, फिर ये कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर पूरी हीट ये अपनी पानी को दे देगा, फिर ये ठंडा होकर निकल जाएगा। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस यही होता है कि दो मिसिबल लिक्विड्स है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो उड़ जाएगा। अब सर बॉइलिंग पॉइंट कम का क्या मतलब है? जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो कम है और उस टेम्परेचर पे वो क्या करेगा? आपका बॉइल करेगा और इवेपोरेट करेगा। एक बार फिर से, दोनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जो टेम्परेचर है वो कम है और उस टेम्परेचर पे वो बॉईल करेगा और इवेपोरेट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है सर, डन है, डस्टेड है? जी सर, डन है, डस्टेड है। अब इसका जो लेबल डायग्राम है, ये आप एक काम करना, एनसीईआरटी को खोल के देखना, बड़ा आसान सा डायग्राम बनता है। ठीक है, देखो जैसे यहां पे मान लो हमने जनरली हम एसीटोन और वाटर को लेते हैं, फिर यहाँ पे आपका एक कंडेंसर लगा होता है, फिर यहाँ पे वाटर इनलेट रहता है, नहीं वाटर इनलेट यहाँ रहता है, आउटलेट यहाँ रहता है, फिर एक यहाँ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मिक्सचर है, ठीक है, इवेपोरेट हुआ, बेसिकली वेपराइज हुआ, यहाँ वो गया। उसके बाद हमने पानी को डाला, पानी के छिड़कों को हमने डाला, है ना, हमने बेसिकली पानी को छिड़का। तो जब हमने पानी को छिड़का तो पानी ने पूरी हीट ले ली, वो ठंडा हुआ और वो यहाँ पे आके गिर गया। तो यहाँ पे आपका एसीटोन आ जाता है और यहाँ पे आपका वाटर आ जाता है। क्या हमें चीजें क्लियर है? जी हाँ सर, हमें चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे आप अगर एक वेल लेबल डायग्राम है तो वाटर और एसीटोन का बना सकते हो, लेकिन आप ए और बी यहाँ पे मेंशन कर देना कि जो ए का बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था सर? आपका 60 डिग्री था, वो यहाँ चले गया, और जो बी का बॉइलिंग पॉइंट था वो 90 डिग्री था, तो वो रह गया। ठीक है, तो जिसका टेम्परेचर पहले आएगा वो उड़ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम। चलो आई होप तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा गंदा डायग्राम बना है, बट स्टिल बेयर विथ मी। ठीक है, बस अब यही लिखा है भाई, देखो भाई मेरे डिस्टिलेशन ही लिखा हुआ है, पूरा मैंने समझा दिया, पढ़ लेना। क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो, है ना, क्यों इतनी मेहनत करा रहे हो मुझसे? चलो हो गया ना, यस हो गया। सो कंपेयर इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। अब इन तीनों को हमें क्या करना है? हमें कंपेयर करना है। अब देखो डिस्टिलेशन में बता चुका हूँ, है ना, अभी हाल ही में मैं डिस्टिलेशन बता चुका हूँ। मैं आपको एक बार क्रिस्टलाइजेशन बता दूंगा। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? आपका कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्या है? आपका कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हमेशा ध्यान रखना। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैं कूल डाउन करता हूँ, क्या करता हूँ? जब मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करता हूँ तो उसके कुछ क्रिस्टल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? उसके कुछ क्रिस्टल्स बनते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ? क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहता हूँ? इस पूरे प्रोसेस को मैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दिस इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दिस इज एज सिंपल एज दैट। जैसे यहाँ पे मिश्री है, ठीक है, मिश्री, हम बेसिकली शुगर को मिश्री के नाम से भी जानते हैं इन हिंदी, है ना, हिंदी। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो और सॉल्यूट को अपने अंदर नहीं घोल रहा, भाई बस कर जा और नहीं होगा। ठीक है, जब मैंने इसको कूल डाउन किया, जब मैंने उसको ठंडा किया, ठंडा, तो उसके बाद उसके क्रिस्टल्स बने। अब सर क्रिस्टल्स क्या होता है? एक प्रॉपर आपके जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं आपके सर? प्रॉपर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको मैंने बोला क्रिस्टलाइजेशन का मैंने नाम दे दिया। डिस्टिलेशन अभी मैंने बताया, लेकिन स्टिल मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो मिल रहे हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, समझना है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट। अब सर बॉइलिंग पॉइंट कम क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवेपोरेट करेगा। क्या करेगा? वो इवेपोरेट करेगा, वो वेपराइज करेगा, वो उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप वेपराइज भी लिख सकते हो, इवेपोरेट भी लिख सकते हो। और इसके बाद क्या होगा? वो कूल डाउन होगा और फिर वो दूसरे फनल में आपका चले जाएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वो रह जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो चले जाएगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या था, डिस्टिलेशन क्या था। अब मुझे नहीं लगता कि हमें इवेपोरेशन समझाने की कोई भी जरूरत होगी। इवेपोरेशन क्या होता है भाई साहब? इवेपोरेशन क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है ना यार, हम बचपन से एक चीज को पढ़ते हैं कि सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बना और फिर लिक्विड से आपका गैशियस बना।
करेक्ट है? समझे नहीं समझे? नहीं समझ में आया? समझो यार, समझो, ठीक है। सॉलिड से हमेशा लिख, जैसे मान लो बर्फ है, एक बर्फ का एग्जाम्पल, बर्फ पहले सॉलिड है, फिर वो लिक्विड बनी, फिर वो गैसेस बनी, फिर उसके वेपर्स बने। तो यहां पे जनरली जो इवेपोरेशन है वो क्या है सर? लिक्विड से जब गैसेस बनेगा तो वो क्या होगा? आपका इवेपोरेशन होगा। अब मान लो यहां पे पूछा होता है सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से जब गैस बनेगा तो सब्लिमेशन होगा। डिपोजिशन क्या होगा? जब गैस से आपका सॉलिड बनेगा। 5 कॉन्सेप्ट समझा दिए, 5। ध्यान रखना, कभी भी मेरी क्लास में आए आप, पहले तो थैंक यू सो मच मेरी क्लास में, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो अगर आप मेरी क्लास में आए तो हम वी डील इन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, वी हैव अ स्टाइल। देखो यार, मैं ना मस्ती मजाक कर दो, प्लीज मुझे कमेंट्स में डाटा मत करो, मुझे बुरा लगता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन ये है, क्रिस्टलाइजेशन ये है, डिस्टिलेशन ये है, ठीक है। हो गया ना? बस हो तो गया। यू कैन टेक अ ब्यूटीफुल स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। चलो, कौन सा वाला स्क्रीनशॉट ले, मेरे साथ वाला या मेरे बिना वाला? ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसके बाद बस इवेपोरेशन यूज्ड टू रिकवर अ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट बाय हीटिंग द मिक्सचर अंटिल द लिक्विड कंपोनेंट कंप्लीटली टर्न्स टू वेपर एंड एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर। जो मैंने आपको बताया, बड़ी बड़ी भाषा में लिखा रहता है। सर क्या लिखा है? कुछ नहीं, लिक्विड जब आपका गैसेस बन जाएगा तो उसको मैंने क्या बोला? आपका इवेपोरेशन बोला। क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको बताया था, एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब कहीं कहीं आपको मिलेगा कि भाई गर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कहीं कहीं मिलेगा बस सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना। तो आप दोनों लिखोगे, दोनों गलत नहीं है, लेकिन इट इज बेटर टू राइट कि सर एक हॉट, एक गर्म सैचुरेटेड आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। टू कूल डाउन स्लोली, मैंने आपको बोला था ना, कूल डाउन करो, प्रॉम्प्टिंग द टारगेट सॉलिड टू फॉर्म हाईली प्योर क्रिस्टल्स, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बाय लीविंग द इंप्योरिटी डिसॉल्व्ड इन द रिमेनिंग लिक्विड। बस बात खत्म। तो आपके क्या बन गए सर? आपका क्रिस्टलाइजेशन बन गया, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आपका क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। ओके, सो व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन मैंने आपको पूरा बता दिया था। अब ये क्या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो मैं 5 बार बताऊंगा, तो आप बोलोगे सर 5 बार मत बताओ, एक बार बताओ पर सही बताओ। तो मैंने एक बार बताया पर आपको सही बताया, ठीक है। सो इवेपोरेशन को कब मैं प्रेफर करता हूं सर? व्हेन यू ओनली नीड टू हार्वेस्ट अ हीट स्टेबल सॉलिड सॉल्यूट लाइक रॉ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। क्या होता है सर? जब मैंने सी वाटर था तो पानी उड़ गया, सैंड मेरा रह गया, इवेपोरेशन हो गया। व्हेन यू नीड अ हाईली प्योर फॉर्म ऑफ अ सॉलिड दैट माइट बर्न, डिकम्पोज और ब्रेक डाउन केमिकली इफ हीटेड ऑल द वे टू ड्राइनेस। सिंपल सी बात है, मोतीचूर का लड्डू लेना, पता नहीं क्या लिखा है, मोतीचूर का लड्डू लेना, ठीक है। उसके जो क्या है, शुगर क्रिस्टल्स आ जाएंगे। उसको जब आप ठंडा करोगे, कब? फ्रिज में। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसको ठंडा किया, क्रिस्टल्स बन गए। ये आपका प्रोसेस हुआ क्रिस्टलाइजेशन का, ये आपका प्रोसेस हुआ किसका? क्रिस्टलाइजेशन का। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। चलो बढ़िया। उसके बाद प्रेफर डिस्टिलेशन, तो बस 2 मिसिबल लिक्विड्स को जब भी आपको हटाना हो, अलग करना हो 2 दोस्तों को, तो आपको क्या यूज करना है? आपको डिस्टिलेशन का यूज करना है, ठीक है। करेक्ट है, डन है, डस्टेड है, ठीक है, डन है, डस्टेड है। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलॉइडल मिक्सचर। यस यस। अब वाई ब्लड इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल मिक्सचर? क्योंकि कोलॉइड क्या होता है समझा, कि जो आपके पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं कर रहे हैं, जो आपके पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना ही वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रहे हैं, बस बात खत्म। तो भाई साहब ऐसे पार्टिकल्स जो ना बैठ रहे हो, ना ही वो डिसॉल्व कर रहे हो, मतलब ना ही वो सस्पेंशन है, ना ही वो आपका सॉल्यूशन है, तो भाई साहब क्या होगा? वो आपका कोलॉइड होगा। तो जैसे ब्लड है, वो एग्जांपल है आपके कोलॉइड का, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव लाइक अ ट्रू सस्पेंशन इनसाइड द बॉडी? भाई साहब सस्पेंशन का क्या मतलब होता है? पहले मेरी एक चीज को समझो। सस्पेंशन का क्या मतलब होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वो डिसॉल्व नहीं कर जाते और कुछ समय के बाद वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब बोल रहा है कि भाई ब्लड है, तो भाई ब्लड में अगर वो जो मिक्सचर है वो सस्पेंशन बन जाए, मतलब जो ब्लड के पार्टिकल्स है वो नीचे जाके बैठ जाए, तो काम कैसे होगा? काम तो नहीं हो पाएगा। तो जो आपका पूरा सिस्टम है, सिस्टम क्या है? वो पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा। तो जो आपका पूरा सिस्टम है वो क्या होगा? पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। यही इसका आंसर होगा। आपको अगर सस्पेंशन पता है तो ये वाला आंसर बन जाएगा। देखो, इफ ब्लड बिहेव लाइक अ सस्पेंशन, ठीक है, अगर उसने सस्पेंशन की तरह बिहेव किया, इट्स सॉलिड कंपोनेंट्स, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स एंड जो प्लेटलेट्स है वुड बी हाईली अनस्टेबल। बहुत अनस्टेबिलिटी आ जाएगी ना, क्योंकि वो
पहले तो भाई सस्पेंडेड है, फिर नीचे जाके बैठ जाएंगे, ये क्या बात हो गई भाई, ये क्या बात हो गई, ठीक है। Whenever the body stayed still or rested, gravity would cause these heavy cellular particles to settle down. अब जब मान लो मेरी बॉडी रेस्ट कर रही है, मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं दौड़ नहीं रहा हूं, मैं मिल्खा सिंह नहीं बन रहा हूं, तो क्या होगा, तो जो मेरी बॉडी के पार्टिकल्स है, जो मेरे ब्लड के पार्टिकल्स है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, वो तो नीचे जाके बैठ जाएंगे आउट ऑफ द फ्लूइड एंड प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ ब्लड वेसल्स, समझना, और वो प्रेसिपिटेट करेंगे आपके एट द बॉटम ऑफ द ब्लड वेसल्स। दिस सेडिमेंटेशन वुड फॉर्म मास ब्लॉकेज इन आर्टरीज एंड वेन्स। अब आपकी जो आर्टरीज एंड वेन्स रहती है, अगर आपको हार्ट का सिस्टम पता है, वैसे तो आप 10th में पढ़ोगे, तो बस ये समझना कि अगर वो नीचे जाके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, आर्टरीज और वेन्स में दिक्कत हो जाएगी, कंप्लीटली डिसरप्टिंग ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके जो सॉलिड, जो बेसिकली आपके जो पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, आपका ये जो सेल्स है, रेड सेल्स है, व्हाइट सेल्स है, ये नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा है, एक बार देख लेना। बट व्हाट इज सस्पेंशन, ये दिमाग में होना चाहिए, ये आंसर ना कभी कभी एग्जाम्स में आ सकता है। अब क्या आपकी बुक भी नई आई है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई PYQs को उठा के देख लेना, क्या पता आया हो, मुझे क्या पता, ठीक है, चलो बढ़िया। एंड हॉल्टिंग ऑक्सीजन डिलीवरी टू वाइटल ऑर्गन्स, तो अगर वो नीचे बैठे हैं तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इन अ ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। सर कितना आसान है, डिस्पर्स फेज जो आपका फैला हुआ फेज है, फैला हुआ, इट इज द ब्लड सेल्स, है ना, जो फैले हुए, तो आपके जो RBCs है, WBC है, एंड आपके जो प्लेटलेट्स है, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, WBC का क्या काम होता है, RBC का क्या काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्पर्जन मीडियम, सर डिस्पर्जन मीडियम का क्या काम होता है, कि कहां पे फैले, देखो डिस्पर्स फेज मतलब फैले हुए हैं, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब जो फैले हुए, द डिस्पर्जन मीडियम मतलब कहां फैले हैं, तो ये फैले हैं ब्लड प्लाज्मा में, जो है आपका 55%, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, कि कौन फैला हुआ है, और डिस्पर्जन मीडियम कि भाई साहब कहां फैला हुआ है, तो कौन फैले हुए, आपके RBCs, WBCs एंड आपका प्लेटलेट्स। डिस्पर्जन मीडियम कहां भाई, कहां फैले हो, तो भाई साहब प्लाज्मा में फैले, क्योंकि वो आपका एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। ओके, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड नैप्थलीन। कुछ नहीं करना है सर, ये आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस है, हमें बस इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करना है। देखो भाई साहब, पहली चीज तो आपको 1 करना है, ठीक है, ठीक है, समझना। आपने पहले इसको जलाया, आपने इसको फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है। क्या लिखा है मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूं। पहले व्हाट इज सब्लिमेशन, ये हमेशा ध्यान में रखना, जब भी मेरा कोई सॉलिड सीधा वेपर बने, क्या बने, वो आपका होगा सब्लिमेशन, मतलब वो बीच में लिक्विड नहीं बन रहा है। द फिगर 5.25 भी, क्या मैं सही फिगर लेके आ रहा हूं, यस मैं सही फिगर लेकर आया हूं। डिपिक्ट्स वेरियस स्टेप्स यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स। करेक्ट सीक्वेंस हमें इसमें लिखना है, तो देखो क्या सीक्वेंस होगा, जो मैंने बताया वही होगा। स्टेप 1 सब्लिमेशन, जो आपकी इमेज बन दी गई है। हीटिंग द ड्राई मिक्सचर इन अ चाइना डिश covered with an inverted funnel, naphthalene transitions directly from a solid to gas। तो जो आपका naphthalene balls है वो क्या करेगा, सीधा solid से आपका गैस बन जाएगा। तो हमें पहली ये वाली इमेज को लेना है, ठीक है। ये आपकी चाइना डिश है, तो यहाँ पे क्या है आपका क्या था, सैंड है ना, सैंड था और आपकी नैप्थलीन बॉल्स थी। तो इन दोनों को मैंने मिलाया, मैंने जलाया, नैप्थलीन बॉल्स आपकी वेपराइज हो गई, उड़ गई सर, उड़ गई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, उसके बाद लिखा हुआ है डिपॉजिट्स ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द फनल। तो जो आपकी ठंडी ठंडी दीवारें थी वो वहां पे जाके चिपक गए। दिस लीव्स बिहाइंड अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जो मिक्सचर था, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, वो सैंड और सॉल्ट का था, ठीक है। कौन कौन सी चीजें थी, सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड नैप्थलीन, ठीक है। तो नैप्थलीन उड़ गया, सॉल्ट और जो सैंड था वो वहां पे नीचे रह गया, क्योंकि भाई साहब नैप्थलीन के साथ सब्लिमेशन हुआ, ठीक है। सो स्टेप 2 डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन, इमेज नंबर 3। फिर आपने क्या किया, आपने फिल्ट्रेशन को किया। सिंपल सी बात है, फिल्ट्रेशन से क्या होता है, इम्प्योरिटीज बाहर रह जाती है और जो हमारे वांटेड सब्सटेंसेस है वो हमारे पास आ जाते हैं, अनवांटेड बाहर रह जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है भाई साहब, ठीक है, वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग रेसिड्यू, द सॉल्ट डिसॉल्व्स कंप्लीटली। तो अब भाई मैंने उसमें पानी डाला तो जो सॉल्ट था वो कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व कर जाएगा। While the sand remains insoluble, जो sand है वो आपका insoluble रहेगा। The mixture is then poured through a filter paper. The sand stays behind on the filter paper as residue and the salt solution passes throughout the filtrate। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई साहब। अब उसके बाद आपने ये थर्ड इमेज थी, ये आपकी सेकंड इमेज थी, ठीक है। तो बस स्टेप थी
इवेपोरेशन एंड आपका क्रिस्टलाइजेशन होगा। द सॉल्ट सॉल्यूशन इज हीटेड इन एन इवेपोरेटिंग डिश, द वाटर इवेपोरेट्स। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया। देखो क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, वाह मैं पूरा लिख के आया हूँ। देखो सब्लिमेशन था, फिर उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन किया। तो फिल्ट्रेशन से क्या हुआ, फिल्ट्रेशन से बड़ी सिंपल सी चीज हुई कि आपका जो सैंड था वो यहां रह गया, ठीक है। देखो सब्लिमेशन से क्या हुआ, सब्लिमेशन से आपके जो नैप्थलीन बॉल्स थे, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपके जो नैप्थलीन बॉल्स थे वो वेपराइज कर गए, ठीक है। सीधा सॉलिड से आपका लिक्विड, सॉरी सॉलिड से आपका गैस, आई एम वेरी सॉरी, सॉलिड से सीधा आपका गैस। उसके बाद क्या हुआ, आपका क्या बचा, हमारा बचा जो सैंड था, जो सैंड था और आपका जो सॉल्ट था वो बचा, ठीक है, सैंड और सॉल्ट। हमने उन दोनों में पानी डाला, हमने उन दोनों में पानी डाला। तो जब हमने उनमें पानी डाला तो क्या हुआ, जो सॉल्ट था वो आपका डिसॉल्व हो गया, अब आपका सैंड बचा। तो अब हमने क्या किया, अब हमने फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन से क्या हुआ, सैंड आपका रह गया, सैंड आपका यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो अब सैंड भी अलग, नैप्थलीन अलग, सैंड अलग। तो अब हम सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे सर, हम इवेपोरेशन करेंगे। क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोरेशन से क्या होगा, पानी उड़ जाएगा और आपका सॉल्ट रह जाएगा। क्या बात है सर, गजब गजब समझा दिया। तो यहां पे नैप्थलीन अलग हो जाएगा, उसके सॉलिड कैसे बनेंगे, क्योंकि वो जब कूल डाउन होगा तो वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। सैंड आपका फिल्ट्रेशन से बचा और आपका जो सॉल्ट था वो आपका इवेपोरेशन से बचा। तीनों को हमने अलग 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 कर दिया, क्या कर दिया, अलग 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 कर दिया, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी बढ़िया, वेरी बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट अप क्या था, व्हाई इज डिस्टिलेशन एन इफेक्टिव मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर। देखो सिंपल सी बात है, डिस्टिलेशन का मतलब ही क्या होता है, दो मिसिबल लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो उड़ जाएगा, ठंडा होगा, फिर उसके बाद दूसरे फनल में चले जाएगा। तो इसलिए क्योंकि यहां पर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, तो भाई डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स है तो वेपराइजेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। इज हाईली बिकॉज वाटर एंड एसीटोन आर मिसिबल लिक्विड विद अ सिग्निफिकेंट क्लियर डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या था सर, आपका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था, क्या था, बॉइलिंग पॉइंट का आपका प्रॉपर तरीके से डिफरेंस था, करेक्ट था। बॉइलिंग पॉइंट का आपका डिफरेंस था कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। दोनों आपके मिसिबल लिक्विड्स है, जो आपका एसीटोन है और आपका जो वाटर है, ये 56 डिग्री पे उड़ेगा, ये 100 पे उड़ेगा, लेकिन हमें 100 वाले को उड़ाना नहीं है, 56 वाले ही आपका उड़ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर डिस्टिलेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रॉपर डिस्टिलेशन हम पढ़ चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द डेटा गिवन इन टेबल 5.4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ के, समझना। What mass of potassium nitrate would be needed to prepare its saturated solution in 50 ग्राम of water at 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है 50 ग्राम ऑफ वाटर में एट 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है, तो पहले पोटेशियम नाइट्रेट के 40 डिग्री पे जाओ, पोटेशियम नाइट्रेट के 40 डिग्री पे गए, तो यहाँ पे 62 ग्राम्स है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉल्ट्स, ठीक है, ये आपका बेसिकली सॉल्युबिलिटी है वेरियस सॉल्ट्स का, ठीक है। तो 100 ग्राम में आपका 62 जो ग्राम है वो डिसॉल्व हो रहा है 40 डिग्री पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें 50 ग्राम के पानी में कितना करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो 62 हो रहा है डिसॉल्व आपके 100 ग्राम में, इनटू आपको क्या करना है, इनटू आपको 50 कर देना है। इसको जब मैं कभी सॉल्व करने पे आऊं तो ये आपका आई गेस 31 बचेगा क्या, यस आई थिंक 31 बचेगा। 2 5 जा 2 3 जा 2 1 जा, फिर उसके बाद यस, क्या बात है यार, व्हाट अ मैच नानक, वेरी नाइस, ठीक है। तो सर इसका आंसर कितना आएगा आपका 31 ग्राम्स आएगा। सो व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड, तो हमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट आपका लगेगा सर, हमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट लगेगा आपका 31 ग्राम लगेगा उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में, जब पानी आपका 50 ग्राम होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब मैंने ये लिखा इसका क्या मतलब है कि सर 100 ग्राम में 100 ग्राम पानी में आपका 62 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम में आपका 62 ग्राम है, करेक्ट है। ये लिखा है ना कि आपका 100 ग्राम पानी में इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपका जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो कितना है, 62 ग्राम है। तो 100 ग्राम में आपका 62 ग्राम आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, करेक्ट है सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो 50 ग्राम में कितना होगा, तो 50 ग्राम में, तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया तो आंसर आपका आ जाएगा 31 ग्राम, ठीक है। चलो बढ़िया, आसान था ना। A student makes a saturated solution of potassium chloride in water at 80 degrees Celsius and leaves the solution to cool at room temperature 25 degrees Celsius. What would she observe as the solution cools? Explain.
ठीक है, तो पहले क्या है सर, स्टूडेंट मेक्स सैचुरेटेड ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड पे जाओ भाई साहब 80 डिग्री, पोटेशियम क्लोराइड 80 डिग्री कितना था सर, 54 था। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड 80 डिग्री, ठीक है 54 ग्राम्स था। ओके, लिख लो ये। ठीक है, कितना था सर, 54 ग्राम्स था। उसके बाद क्या हुआ, एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री। फिर ये 25 पे गया सर, 25 डिग्री मतलब आपका कहीं लिख लो 35। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन राइट इट 35। ठीक है, तो यहाँ पे आप 35 ग्राम्स लिख सकते हो। ठीक है, वॉट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, तो जब वो कूल करेगा तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी, आओ देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, समझना। क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बिगिन टू सेपरेट आउट एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। अकॉर्डिंग टू द टेबल द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीजेज एट द एज द टेम्परेचर ड्रॉप। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है आपके पोटेशियम क्लोराइड की, वो क्या करेगी, कम करेगी जैसे जैसे आपका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। इट इज 54 ग्राम्स एट 80 डिग्री, मैंने आपको बताया था। जी हाँ सर, बिल्कुल बताया था। एंड लाइज बिटवीन 35 ग्राम्स। ठीक है, और वो 35 ग्राम्स था आपका 25 डिग्री पे। ठीक है, एंड 37.4 एट 25 डिग्री, तो मतलब बेसिकली 35 और मतलब एक्यूरेट वैल्यू थी 37.4 ग्राम्स। ठीक है, एज द सॉल्यूशन कूल्स द वाटर कैन नॉट होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट कॉजिंग द एक्सेस सॉल्ट टू क्रिस्टलाइज आउट। तो जैसे जैसे क्या लिखा हुआ है, तो द वाटर कैन नॉट होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, तो जो पानी है वो उसको पकड़ नहीं पाएगा, जिस कारण से क्या भाई, उसके आपका क्रिस्टल्स जो है वो आउट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझना है, एक बार फिर से समझो, मुझे पता है कि हम दोनों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। देखो, जो सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम क्लोराइड की वो डिक्रीज करी है एज द टेम्परेचर ड्रॉप। समझना, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब जो घुलने की क्षमता है वो कम होगी। करेक्ट है। इट इज 54 ग्राम्स एट 80 डिग्री, मतलब 80 डिग्री पे वो 54 ग्राम्स घुल रहा है। इतनी चीज को दिमाग में रखना। एंड लाइज बिटवीन 35 एंड 37.4 ग्राम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम 25 पे गए, किस पे गए, जब हम 25 पे गए, सर कहा गया 25, तो ये देखो 20 और 30 के बीच में क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस, तो अब वहां पे 25 लिखा हुआ था, तो 35 और 37 के बीच में है ना। अब समझे सर, अब समझे। ठीक है, तो 80 पे कितना था, 54 था, और 25 पे कितना था, ये इन दोनों के बीच में था। क्या था सर, इन दोनों के बीच में था। ठीक है, अब मैं भी समझा। ठीक है, एज द सॉल्यूशन कूल्स, तो जैसे जैसे हमने कूल किया तो पानी सॉल्ट को नहीं रख पाएगा और उसका क्रिस्टल्स बन जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, आपको बस ऑब्जर्व करना है। चलो, बहुत बढ़िया। देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, जी हाँ सर बिल्कुल हुआ, लेकिन हमने उसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है, गलतियां होंगी, कंफ्यूजन होंगे, मुझे भी होंगे, शायद आपको भी होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो लेक्चर आप तक पहुंच रहा है वो बिल्कुल करेक्ट पहुंच रहा है। मैं चाहता तो मैं आगे बढ़ सकता था, मैंने कहा नहीं यार, कंफ्यूजन तो है, मेरे मन में भी है कि यार ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं भी शायद क्वेश्चन पहली बार ही देख रहा हूँ। ठीक है, नहीं, मैं प्रिपेयर करके आता हूँ। ठीक है, नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है भाई साहब, हमेशा एक चीज आप अपने दिमाग में रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो सॉल्युबिलिटी है, क्या है, जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा सॉल्यूट जो सॉल्वेंट है वो डिसॉल्व कर पाएगा, और इसी का वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब कम सॉल्यूट को वो डिसॉल्व कर पा रहा है। ये चीज अपने दिमाग में, जहन में बिठा लेना। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद जनरल द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स इन वाटर जनरली इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 10 से 80 हुआ है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ी है। जैसे 21 ग्राम पहले डिसॉल्व हो रहा था, अब 167 ग्राम्स हो रहा है। मतलब सर 10 डिग्री जब टेम्परेचर था तो 21 ग्राम मैं डिसॉल्व कर पा रहा था 100 ग्राम में, और अब जब टेम्परेचर 80 डिग्री है तो मैं 167 ग्राम्स डिसॉल्व कर पा रहा हूं आपका 100 ग्राम में। क्या बात है सर, शाहरुख खान बन जाओ। ठीक है, बन गया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड शोज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, तो भाई कितना था, 24 से 66 ग्राम हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी, मतलब जो घुलने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मॉडरेट इंक्रीज, वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है, बढ़ेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना बढ़ेगा। ठीक है, चलो, बढ़िया। 3 students A, B and C are preparing sugar solution for an experiment. ठीक है, student A dissolved 20 gram of sugar in 80 gram of water. Okay. Student B dissolved
20 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। स्टूडेंट सी डिजोल्व 30 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें पहले इन तीनों का मास बाय मास हम निकाल लेते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है मास बाय मास। तो अगर आपको सॉल्यूशन या फॉर्मूला पता होगा तो क्या सर, सॉल्यूट लो, सॉल्यूशन लो, 80 20 कितना होगा, 100 होगा, इनटू में 100 कर दो, इनटू में क्या कर दो, 100 कर दो, इसका निकालो, उसके बाद दूसरे वाले का निकालो। सॉल्यूशन कितना है, 20 और 100 कितना था, 120, इनटू में 100 कर दो, ठीक है। तीसरा कहा गया, हाँ 30 डिवाइड बाय कितना, 80 और 30 कितना हो, इनटू 100। आप जब तक इसको सॉल्व करो मैं पानी पी लेता हूं। छोड़ो, मुझे पानी की बोतल नहीं मिली, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना था, 80, अरे ये देखो गलती की है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, ये आपका होना था 20, ठीक है। कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना निकल जाएगा सर, आपका 20%, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 2 6 2 5 देन उसके बाद दिस विल बी आपका 2 3 2 10, ठीक है। तो ये होगा आपका 50 डिवाइड बाय 3 समथिंग समथिंग। उसके बाद ये ऐसे किया, फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय ऑलमोस्ट आपका 11, ठीक है। तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो चलो इसको मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। 50 डिवाइड बाय 3, सो 3 1 3, 2 सो 2 और 3 6 आपका 18, ये बचा 2, यहाँ लगा पॉइंट, तो ये कुछ आपका बनेगा 16 पॉइंट कुछ, ये आपका बनेगा 300 और 11, तो 11 2 कितना होगा 22, ये आया आपका 80, 11 7 कितना हो जाएगा आपका 77, यहाँ पे लगाया मैंने डॉट, ये आपका 27.2 कुछ इसका बनेगा, ठीक है। तो सर पहले का कितना आया था आपका 20% आया था, इसका 16 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा और इसका आपका आएगा 27.2% के आसपास, ठीक है। एक बार हम चेक भी कर सकते हैं, 27 इंटू 11 जब मैं करूंगा तो 7 1 2 1 7 2, ठीक है। तो आंसर अपना ऑलमोस्ट सही है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा जो आंसर है वो सही है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, नहीं सर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कैसे सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। सो हु सॉल्यूशन इज द मोस्ट कंसेंट्रेटेड, तो भाई किसका, स्टूडेंट सी का, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कि जो स्टूडेंट सी है जो हमने निकाला है सर 27.27 था, क्वांटिटिवली स्टूडेंट सी डिजोल्व द लार्जेस्ट मास ऑफ शुगर इनटू द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, आपका कितना था 80 ग्राम एज स्टूडेंट ए क्रिएटिंग अ हायर रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो आपका स्टूडेंट सी था ये हमने यहाँ पे आंसर को निकाल के बता दिया, ठीक है। कितना आंसर था 27.2 था, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत की मतलब जिसमें ज्यादा सॉल्यूट, सिंपल सी बात है, जिसमें ज्यादा सॉल्यूट उसका कंसेंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, जो सॉल्वेंट था वो हमारा इक्वल था, जो सॉल्वेंट था वो हमारा इक्वल था। कहाँ था सर आपका सॉल्वेंट इक्वल, ये देखो 80 100 80, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, नहीं सर कोई भी दिक्कत, मतलब इन दोनों का जो सॉल्वेंट था वो सेम था, ठीक है। क्लियर है, डन है, डस्टेड है, बढ़िया सर, डन है, डस्टेड है, यू कैन इजीली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट नाउ, ठीक है। तो आंसर क्या निकला, स्टूडेंट सी सॉल्यूशन इज द मोस्ट कंसेंट्रेटेड बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। अब यहां पे हमने जब कैलकुलेशन करी, स्टूडेंट सी सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट मास परसेंटेज कंसेंट्रेशन 27.2%, क्वालिटेटिवली, ठीक है। स्टूडेंट सी डिजोल्व लार्जेस्ट मास ऑफ शुगर, उसने सबसे ज्यादा शुगर को किया इनटू द सेम अमाउंट ऑफ वाटर 80 ग्राम में, ठीक है। एज स्टूडेंट ए क्रिएटिंग अ हायर रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, करेक्ट है सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं सर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक। तो ये जो आपकी सेपरेशन टेक्निक है ये आपकी डिस्टिलेशन की थी। देखो इसके पहले वाला जो हमने सॉल्व किया ना, आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखे सॉल्यूट, आपने लिखा सॉल्यूशन, आपने लिखा सॉल्यूशन इनटू आपने 100 किया, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा आ गया उसमें हम क्या करेंगे, उसका कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और जो इक्वल था वो किसका था, ए का और सी का, 80 ग्राम और 80 ग्राम। तो ज्यादा सॉल्यूट किसने डाला सर, आपके सी वाले ने, ठीक है, आपके सी वाले ने। चलो बहुत बढ़िया है ना, सी वाले ने डाला था ना, एक बार चेक कर लो कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। कहा गया, हाँ जी सर 30 ग्राम उसने डाला था, बहुत बढ़िया, ठीक है। एग्जामिन, तो ये आपका सिंपल डिस्टिलेशन है, यहाँ पे आपका वाटर एंड एसीटोन है, क्या है आपका वाटर एंड एसीटोन है,
करेक्ट है। तो सर वाटर एंड एसीटोन है। जैसे ही टेम्परेचर 56 डिग्री पे पहुंचेगा एसीटोन आपका उड़ जाएगा, उड़ते उड़ते वो यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ से मैंने आपके पानी को डाला, यहाँ से मैंने आपके पानी को डाला, तो यहाँ से, हाँ, तो जो पानी की छिड़के थी उन्होंने सारी हीट को ले लिया, एसीटोन आपका ठंडा हो गया और यहाँ पे जो आपका एसीटोन था वो जाके बैठ गया। तो यहाँ पे आपका ये वाटर एंड एसीटोन, ये आपका होता है कंडेंसर और ये आपका यहाँ पे आएगा एसीटोन। ठीक है, तो जब हम सेकेंड सिचुएशन में देखेंगे तो यहां बचा आपका वाटर और यहां बचा आपका एसीटोन। ठीक है, दिस इज इट। ठीक है, दिस इज इट। डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। वाटर कंडेंसर, ये आपका वाटर कंडेंसर है, मैंने आपको बता दिया, और ये आपका रिसीविंग फ्लास्क है जिसमें आपका एसीटोन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक। तो सिंपल सी बात है, आपका वाटर एंड एसीटोन होगा क्योंकि इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपका 25 डिग्री से ज्यादा है। करेक्ट है सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज करते हैं? जब जो टेम्परेचर का फर्क है, बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट का फर्क है वो 25 डिग्री से कम हो। क्या हो? 25 डिग्री से कम हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बढ़िया। ठीक है, हमने बता दिया, सब बता दिया, बहुत बढ़िया, सब बता दिया सर। लेक्चर हो गया। और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था 1 से 2 गलती मैंने करी, लेकिन मैंने गलती सुधार भी ली। ठीक है, दैट्स द ह्यूमन स्पिरिट। दूसरी चीज़ है कमेंट करना, अच्छे से मुझे बताना, एक आधा कोई आंसर अगर गलत हो, कैलकुलेशन कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो तो मुझे वो भी बता देना। बी पोलाइट विथ योर टीचर्स। एंड अगर आपको ऐसी अमेजिंग लेक्चर्स देखने तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। हमारे पास टॉप कोर्सेज भी है, CBSE, स्टेट बोर्ड, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, क्रैश कोर्स, स्किल बेस्ड कोर्स, सब कुछ आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक ले टेक केयर, टाटा, बाय बाय।